देखते हो छात्रों, इयत्ता 10वीं, विषय हिंदी, लोक भारती, पाठ क्रमांक 5 देखिए, गोवा जैसा मैंने देखा। गोवा सबको पता है, यह पाठ विनय शर्मा इन्होंने लिखा हुआ है। इस पाठ के बारे में जानकारी लेने के पहले हम देखते हैं लेखक का परिचय और इस पाठ के गद्य संबंधी जानकारी। देखिए, पढ़ रहा हूँ मैं पाठ नंबर 18 पर। देखिए, गोवा जैसा मैंने देखा। विनय शर्मा जी इसके लेखक हैं। परिचय लेखक का, जन्म 1973, उज्जैन मध्य प्रदेश। परिचय, विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। साथ ही आपने व्यंग्य और ललित निबंध भी लिखे हैं। तो विनय शर्मा जी का जन्म 1973 में उज्जैन मध्य प्रदेश के एक शहर में हुआ है। और हमने देखा कि विनय शर्मा जी का अधिकांश लेखन जो उनके अनुभवों के आधार पर रहा है और ज़्यादातर वे प्रवास वर्णन जो है, यात्रा वर्णन जो है लिखते हैं। और यात्रा वर्णन करना, यात्रा वृत्तांत लिखना उनका पसंदीदा विधा उनकी है। और उसके साथ ही उन्होंने व्यंग्य और ललित निबंध भी लिखे हुए हैं। अब उनका उन्होंने जो कृतियाँ लिखी है वो इस तरह से हैं। आनंद का उगम, अमरकंटक, यह ललित निबंध है। चित्र की परीक्षा, यह व्यंग्य है। अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बटूर में कुछ दिन, यात्रा वृत्तांत है आदि। तो इस तरह से उन्होंने इतना सब लिखा हुआ है। ज़्यादातर इसमें प्रवास वर्णन या फिर यात्रा वर्णन ही है। अब गद्य संबंधी हमें जो गोवा जैसा मैंने देखा था, इस पाठ में इन्होंने क्या बताया है, देखिए। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहाँ के जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। तो इस पाठ में लेखक गोवा के जो सुंदर समुद्री किनारे हैं, जिसको हम बीचेस कहते हैं, वहाँ की जो जीवन शैली है, वहाँ के त्योहार जो है, उन त्योहार के बारे में हमें यहाँ मनोरम वर्णन गोवा का देखने को मिलता है। चलो तो फिर चलते हैं गोवा देखने के लिए। क्या क्या है गोवा में देखने जैसा। पाठ नंबर 18 पर देखिए, गोवा जैसा मैंने देखा। विनय शर्मा इन्होंने लिखा हुआ यह पाठ हम देखने जा रहे हैं। चलिए मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। और हो भी क्यों न, यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साधु साहब भी सहपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। अब देखिए, विनय शर्मा जी कह रहे हैं कि गोवा का नाम सुनते ही एक मन में जो है एक अलग तरह की प्रेरणा उठती है। और क्यों ना उठे, वे कहते हैं कि यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ का जो नेचुरल सीन है, यहाँ की आबो हवा मतलब यहाँ का जो वातावरण जिसको कहते हैं, हवामान और जीवन शैली, और वहाँ का जो रहन सहन है जिसको जीवन शैली कहते हैं, तो इसका आकर्षण ही पर्यटक को यहाँ पर खुद ब खुद खींच लाता है। तो यहाँ प्रकृति, यहाँ का जो हवामान है, वातावरण है, और यहाँ पे जो रहन सहन यहाँ का देखने के लिए लोग दुनिया भर से यहाँ पर खींचे चले आते हैं। अब यह कहा कि यह देश जो है छोटा सा राज्य है, यह गोवा जो है ये छोटा सा राज्य है। देश के कोने में होने के बावजूद दुनिया भर से लोग यहाँ पर, पर्यटक जो है यहाँ पर चले आते हैं।
और सभी पर्यटकों की यह दिल की धड़कन है। गोवा को आना सबको पसंद है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। और लेखक कहते हैं कि इन्हीं वजह से वहाँ की प्रकृति, वहाँ के लोगों का रहन सहन और वहाँ की जो हवामान है, वहाँ का जो आबो हवा है, यह देखने के लिए मैं भी इंदौर से अपने खंडवा वाले साधु साहब के साथ, मतलब वे इंदौर से थे, लेखक जो है इंदौर से हैं, और उनके साधु साहब जो खंडवा में रहते हैं, मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है, एक शहर है खंडवा, वहाँ से उनके साधु साहब भी आए हैं। साधु साहब किसको कहते हैं? साधु साहब मतलब लेखक की पत्नी और पत्नी के बहन का पति, उसको साधु साहब कहते हैं। ठीक है, तो उनके साधु साहब और वो सब परिवार जो है दोनों गोवा घूमने के लिए आए। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हों तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। अब लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही 23 नवंबर को हम गोवा एक्सप्रेस से जब मडगांव रुके, गाड़ी जब मडगांव रुकी तो एक और रुकते ही वे रेलवे से आए होंगे। मडगांव रेलवे स्टेशन से वह गोवा एक्सप्रेस से मडगांव पहुंचे। मडगांव से नीचे जब ट्रेन से उतरे तब एक टैक्सी के हॉर्न ने उनका ध्यान जो है, लेखक का ध्यान टैक्सी तरफ खींचा और वे फटाफट जाकर के गाड़ी में बैठ गए। और फिर एक पतली सी सड़क पर टैक्सी जो है दौड़ने लगी। अब शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया। अब चलती हुई टैक्सी में ठंडी हवा भी लग रही थी, जो कि जो सफ़र की थकान जो थी वह थकान कम करने के लिए यह हवा जो है बहुत ज़रूरी थी। सुबह सुबह का भी यह प्रसंग है। तो इन हवा से लेखक जो है प्रसन्न होता और उनकी सारी थकान जो है मिट गई और सोचने लगे कि पर्यटन का एक अपना अलग ही मज़ा है, आनंद है। क्योंकि जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से उलझ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, ऐसे में कुछ निजात पाने का, कुछ थोड़ा सा निजात पाने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि पर्यटन करें, प्रवास करें, सफ़र करें। और बदले हुए वातावरण के कारण लेखक कहते हैं कि हमारा मन भी तरोताज़ा हो गया और शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल गया। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था। इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरी तिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। तो लेखक हमें कह रहे हैं कि जैसे ही टैक्सी उनको लेकर के चली, पतली
सड़क से होते हुए तकरीबन 5 किलोमीटर बाद वो टैक्सी जो है उनकी इनको लेकर के कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट कहते हैं बड़े होटल को, जहाँ पर रहने का और खाने का इंतज़ाम होता है, उसे रिसोर्ट कहते हैं। तो कस्बा ने बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर के टैक्सी रुकी। तो यह रिसोर्ट जो है उन्होंने पहले से ही ऑनलाइन बुक किया हुआ था, इसलिए थोड़ी सी औपचारिकता निभाने के बाद ये लोग सीधा अपने स्यूट में चले गए। अब स्यूट किसको कहते हैं? अब स्यूट होता है बड़े बड़े रूम्स होते हैं होटल में, स्यूट जिसको मतलब होटल की जो रूम्स होते हैं वहाँ पे भी आपको डाइनिंग हॉल, किचन, फिर आपका बेडरूम, ये सब चीज़ें होती है वहाँ पर, ये सब को मिलकर के स्यूट कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने अपने स्यूट में ये आराम करने के इरादे से चले गए। और लेखक बताना चाह रहे हैं हमें कि लेखक कह रहे हैं कि मैं कमरे से आराम करके बाहर निकलने से पहले कुछ बातें तुम्हें गोवा के बारे में बता दूं। कि अब लेखक हमें गोवा के बारे में बता रहे हैं कि गोवा यह 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक दक्षिण गोवा जिला और दूसरा उत्तर गोवा जिला। तो उत्तर गोवा जिला की जो राजधानी है उत्तर गोवा की, वो है पणजी। और पणजी जो है यह मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अब मांडवी नदी जो है 12 महीने इसमें पानी रहता है, और नदी होने के बावजूद यहाँ पर समुद्र के बीचेस भी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर यहाँ की हवा में नमी बनी रहती है और शरीर चिपचिपाता रहता है। जैसे कि मुंबई में अगर आप लोग मुंबई गए तो वहाँ का जो दमट जिसका हवामान कहते हैं, दमट हवामान गोवा में भी है, क्योंकि वहाँ समुद्र किनारा भी है और इसकी वजह से वहाँ का वातावरण भी दमट है, उसमें नमी रहती है, जिससे शरीर चिपचिपाता रहता है। फिर भी गोवा इतना गर्म मौसम वहाँ का नहीं है, और क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी हरियाली है, और हरियाली होने की वजह से वहाँ थोड़ी ठंड भी महसूस होती है। अब मुंबई जितनी गर्मी वहाँ नहीं होती, तो धूप भी काफ़ी होती है गोवा में, लेकिन इतनी तकलीफदेह है कि दूसरे शहरों में जैसी तकलीफदेह धूप रहती है, उसी तरह की धूप गोवा में नहीं रहती। तो यह जानकारी जो है हमने गोवा के बारे में आज के वीडियो में ली है। तो ठीक है, इसको 2 बार जो पढ़ाया हुआ हिस्सा है पाठ का, इसको आप भी मन ही मन एक बार पढ़ें और फिर एक बार थोड़ा सा जोर से आवाज़ में पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। तो रुकते हैं हम यहाँ पर। धन्यवाद।